हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 11 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और इस लेक्चर में हम बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड हमारी एनसीईआरटी रीडिंग पेंडिंग थी, तो पहले हम उसे कवर करेंगे। देन अब आज हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि है गाइनोशियम। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर तक रीडिंग कर ली थी। यहाँ तक स्टेमेन के बारे में हमने पढ़ लिया था, और अब हमने पढ़ना था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया है, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम। किस सेक्शन में? ट्रांसवर्स सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में नहीं, ट्रांसवर्स सेक्शन में। इस चीज़ को आपने याद रखना। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर द सर्कुलर आउटलाइन। ठीक है, मतलब जो अपना माइक्रोस्पोरेंजियम है वो कैसा लगता है, एक सर्कुलर लगता है हमें। जैसे यहाँ पे आप देखो, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से लग रहा है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें दिखता है ट्रांसवर्स सेक्शन में। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। हमने 4 वॉल लेयर्स की बात की थी। कौन कौन सी थी? आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टेप्टम। ठीक है, तो एपिडर्मिस और एंडोथीशियम सिंगल सिंगल सेल्ड लेयर होती है। मिडल लेयर्स क्या हो सकती हैं? 1 से 3 सेल्ड लेयर्स भी हो सकती हैं। देन टेप्टम, टेप्टम क्या है? प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। और जो पहले वाली 3 लेयर्स थी वो क्या करती हैं? प्रोटेक्शन। ठीक है, द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द dehiscence of anther to release the pollen. The innermost wall layer is tapetum. ठीक है, innermost कौन सी है? tapetum है। It nourishes the developing pollen grain. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm. ठीक है, dense cytoplasm होता है उनके पास and generally have more than 1 nucleus. ठीक है, dense cytoplasm क्यों होता है? क्योंकि उसने फूड प्रोवाइड करना है। एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस की ये बात है कि मोर द न्यूक्लियस नंबर, व्हाट विल हैपन? मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल इंक्रीज होगा। ठीक है, सो देन अपने पास आ जाता है when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. ठीक है, क्या कह रहे हैं, जब क्या होता है अपना जो यंग होता है एंथर, तो उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, या जैसे हम थीका भी कह सकते हैं, उसमें होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। मैंने आपको जो चीज़ बताई थी ना कि आप थीका तब कहते हो जब स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं या स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम जब माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप थीका और माइक्रोस्पोरेंजिया को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरे की जगह पे। क्यों? बिकॉज वहाँ पे आपको स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ पे बताया गया? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। देन एक ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने देखना है एंड देन हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है? कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेप्टल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट? कैसे अपने जो टेप्टल सेल्स है बाइन्यूक्लिएट बनते हैं? ये आपने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर सेल चैप्टर में भी पढ़ा होगा, मोस्ट प्रोबेबली सेल डिवीजन में ही पढ़ा है आपने। ठीक है, तो क्या है, टेप्टल सेल्स बाइन्यूक्लिएट कैसे बनते हैं, और दूसरे भी सेल्स जैसे बाइन्यूक्लिएट बनते हैं वैसे ही बनेंगे। तो एक बार चेक करना। ठीक है, देन अपने पास आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज द एंथर डेवलप्स। ओके, पहले आप मुझे बताओ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है?
बिल्कुल ठीक। स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्म होना, इसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एज द एंथर डेवलप्स, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो विच डिवीजन? मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। ठीक है, मियोटिक डिवीजन के बाद 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं एक स्पोरोजिनस सेल से, तो हम उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। What would be the ploidy of the cells of each of the cells of the tetrad? हर एक माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी कितनी होगी? n। क्या होगी? n। ठीक है, ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है? आउटर मोस्ट लेयर हमें एपिडर्मिस दी हुई है, देन एंडोथीशियम, देन अपने पास आते हैं मिडल लेयर्स, देन टेप्टम, एंड देन क्या आएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू। और यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था 2 लोब्स को कनेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो टेप्टम है। यहाँ पे आपको टेप्टम के सेल्स के अंदर ही क्या दिखाए गए हैं? स्पोरोजिनस सेल्स, या फिर आप कह सकते हो माइक्रोस्पोर्स, यहीं पे आपको शो किए गए हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब कि स्पोरोजिनस सेल्स आपको शो किए गए हैं। देन अपने पास मिडल लेयर, एंडोथीशियम और एपिडर्मिस। ठीक है, और मिडल लेयर देखो यहाँ पे 2 सेल्स की लेयर है। एंड देन पोलन ग्रेन्स डेहिसाइज होते हैं। डेहिसाइज कब होते हैं? सबसे पहले तो डेहिसाइज होते कहाँ से? इस पॉइंट से। कहाँ से डेहिसाइज होते हैं? इस पॉइंट से। एक सेकेंड, इस पॉइंट से क्या होते हैं? अपने जो एंथर है डेहिसाइज होता है। और जब एंथर ये देखो ये कनेक्टिव है, इतने पार्ट में कनेक्टिव होता है, बाकी सारा क्या है? 2 लोब्स कनेक्टेड नहीं होती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अपने पास एपिडर्मिस आ गई, देन एंडोथीशियम आ गई, ये मिडल लेयर्स आ गई। टेप्टल क्या होते हैं? टेप्टल जो होते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो कम बच जाते हैं बिकॉज न्यूट्रिशन क्या है? यूज़ हो जाता है। ये अपने क्या है? पोलन ग्रेन्स है, इनको आप टेप्टल सेल्स मत बता देना। ठीक है, तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। और पोलन ग्रेन्स रिलीज़ कब होते हैं? ये मैंने आपको बताया था, जब एंथर क्या होता है? डिहाइड्रेट होता है। ठीक है, मतलब जो भी उसके अंदर वाटरी सब्सटेंसेस होते हैं या जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, वो एक कवरिंग होती है, तो वो सारी क्या है? डिहाइड्रेट हो जाती है। और जो टेप्टल सेल्स है वो भी मोस्ट ऑफ द टेप्टल सेल्स यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन था यंग एंथर का, देन एनलार्ज्ड व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आ गया, एंड देन अ मैच्योर्ड dehiscized anther. Okay, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, each one is a potential pollen. ठीक है, तो हर एक सेल को, किस सेल को? स्पोरोजेनस टिश्यू के हर एक सेल को, जिसे हम स्पोरोजेनस सेल कहते हैं, या फिर उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल पोलन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो स्पोरोजेनस सेल्स को ही हम क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल पोलन भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्या कहोगे? MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, PMC पोलन मदर सेल। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल भी लिख सकते हो आप, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी लिख सकते हो, या फिर पोटेंशियल पोलन भी लिख सकते हो, थ्रू मियोसिस। ठीक है, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 cells, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है,
एंड फिगर है 13.1। हम अभी देखते हैं इसे। एज द एंथर्स मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, ठीक है, एंथर जब क्या करता है, मेच्योर हो जाता है, उसके जो सेल्स हैं क्या हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। और मेच्योर कब होते हैं, जब स्पोरोजेना सेल से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर्स से आगे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होती हैं। एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे देखो ये क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स बना हुआ है जिसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। जब यहाँ पे जो ये जेली लाइक सब्सटेंस है, आपको इसका नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के बाहर एक बार नहीं जाएंगे हम। तो जो यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो वो जेली लाइक सब्सटेंस क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। तो जब डिहाइड्रेट होगा तो हर एक माइक्रोस्पोर क्या है, अलग अलग हो जाएगा, हर एक पोलन क्या है, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जब माइक्रोस्पोर्स होते हैं तब भी वो अलग अलग हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट क्या है, पोलन फॉर्म होता है। पोलन फॉर्म होने के बाद नहीं डिहाइड्रेट होते, इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है, कि एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, पहले एंथर मेच्योर और डिहाइड्रेट होगा ताकि माइक्रोस्पोर टेट्राहेड से अलग अलग माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट हो जाए एक ईच अदर से, अपने आप से अलग अलग सेल से डिसोशिएट हो जाएं और अलग अलग रह सकें, हर एक माइक्रोस्पोर अलग अलग रह सके, क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट ना हो। एंड डेवलप इनटू क्या होगा, पोलन ग्रेन्स। इसके बाद पोलन ग्रेन्स फॉर्म होगी, ठीक है। एंड इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। हर एक जो क्या है अपना माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, जो क्या होते हैं, एंथर से डिसाइज हो जाते हैं। देन अपने पास पोलन ग्रेन का टॉपिक आ गया। पोलन ग्रेन में हमने पढ़ा था, द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गेमीटोफाइट्स। क्या है, मेल गेमीटोफाइट्स। इफ यू टच द ओपन्ड एंथर्स ऑफ hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains. On your fingers, sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under the microscope. ठीक है, तो ऐसे हमें क्या दिखेंगे, ये पोलन्स दिखेंगे जब हम माइक्रोग्राफ में या माइक्रोस्कोप में देखोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जैसे वायरस नहीं होता उस तरीके से दिख रहे हैं, है ना। तो या ऐसी ही इनकी कवरिंग होती है। यू विल बी रियली अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइजेस, शेप्स, कलर्स, डिज़ाइंस सीन ऑन द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज़ के पास अपने अलग अलग स्ट्रक्चर होता है पोलन्स का। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अलग तरीके का पोलन है, ये कुछ अलग तरीके का पोलन है और ये कुछ अलग तरीके का पोलन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वाले पोलन्स प्रेजेंट है अपने पास, ठीक है। एंड कलर्स, शेप्स, साइजेस डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट ही होता है। एंड अब हम बात करेंगे पोलन के स्ट्रक्चर की। तो हमें क्या बता रहे हैं, पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल। क्या होते हैं, जनरली स्फेरिकल ही होते हैं। मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। 25 to 50 माइक्रोमीटर्स मीन 25 to 50 into 10 raised to the power -6 माइक्रोमीटर्स, या फिर आप लिख सकते हो माइक्रोमीटर को इस तरीके से, ठीक है। सो आगे क्या आ गया, इन डायामीटर। क्या बताया आपको, डायामीटर, रेडियस नहीं बताया, यहाँ पे डायामीटर बताया है।
It has prominent two-layered wall. The hard outer layer called the exine is made up of sporopollenin. ठीक है, exine is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. It can withstand high temperatures and strong acids and alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. The pollen grain exine has prominent apertures. ठीक है, prominent क्या होते हैं? apertures होते हैं, और इन्हें हम कहते क्या हैं? called the germ pores where sporopollenin is absent. The pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. The exine exhibits a fascinating array of patterns and designs. ठीक है. Why do you think the exine should be hard? What is the function of the germ pore? ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन आ गया एक, तो इसका आंसर मैंने आपको दिया हुआ है पिछले लेक्चर में कि why the exine should be hard and function of germ pore. ठीक है, तो फंक्शन ऑफ germ pore आप मुझे कमेंट्स में बताओगे. why exine is hard मैं आपको अभी बताती हूँ. ठीक है, तो प्रोमिनेंट अपर्चर्स होते हैं जिन्हें हम germ pore कहते हैं, वहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या होता है? एब्सेंट होता है. पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें हम फॉसिल्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? बिकॉज जो फॉसिल्स होती हैं वो हमें पुराने टाइम्स के मटेरियल्स है ना, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं. जो पुराने डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं जो बच जाते हैं, डिके नहीं होते हैं, वो एज फॉसिल्स काम करते हैं. जैसे कुछ प्लांट्स हो जाते हैं जो मतलब पूरी तरह से डिके भी नहीं हुए लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है, मतलब उनका स्ट्रक्चर अभी पूरा ऐसे नहीं है कि वो खड़े ही हैं. प्लांट्स कई बार सॉइल में मिलते हैं हमें फॉसिल्स की फॉर्म में, तो वो है ना, हम उस टाइम के प्लांट्स को एग्जामिन कर सकते हैं कि कितने टाइम पुराने हैं ये फॉसिल्स, और देन हम देखते हैं कि उस टाइम पे कौन कौन से फ्लावर्स या कौन कौन से प्लांट्स हमें मिलते थे. तो इन फॉसिल्स से हम आगे क्या है प्रोड्यूस भी कर सकते हैं न्यू प्लांट्स को, है ना, जो पहले होते थे. तो ये काम होता है अपने फॉसिल्स का. ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इतना याद रखना है कि पोलन ग्रेन्स को हम एज फॉसिल्स यूज़ करते हैं. क्यों? बिकॉज स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है, और स्पोरोपोलिन इतना रेजिस्टेंट है कि वो पोलन को बचा के रखता है. एंड 1000 ऑफ ईयर्स जो पुराने पोलन्स हैं वो भी क्या है हमें मिल जाते हैं कई बार. ठीक है, सो फॉसिल्स की फॉर्म में हमें हेल्प करते हैं. देन द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस. यहाँ पे मैंने आपको बताया था वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में. तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बाहर से ही डिफरेंट लग रहा है, अंदर से तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, हर एक प्लांट के अपने अपने पोलन में. लेकिन जो आउटर में आपको दिख रहा है वो क्यों डिफरेंस है? क्योंकि आउटर लेयर एक्साइन है, और एक्साइन में क्या है फैसिनेटिंग पैटर्न्स है और डिज़ाइंस बने हुए हैं. वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? ठीक है, क्योंकि कई बार तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है, कई बार क्या होती है क्रॉस पॉलिनेशन होती है, एंड वहाँ पे क्या होता है स्टेमन दूर होता है और जो पिस्टल है वो स्टेमन से दूर होता है. ठीक है, और एंथर को पोलन को किसी भी पॉलिनेटर के थ्रू जाना पड़ता है, या फिर एयर के थ्रू. एयर भी एक पॉलिनेटर है ना, तो उन्हीं के थ्रू जाना पड़ता है स्टिग्मा तक. और अगर रास्ते में ही वो ख़राब हो जाए, है ना, तो क्या होगा, अपनी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी या स्पीशीज़ अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं हो पाएगी. इसीलिए जो स्पोरोपोलिन है वो प्रेजेंट होता है और एक्साइन हार्ड होती है, ताकि अंदर जो मटेरियल है जेनरेटिव सेल या मेल गमीट
और वेजिटेटिव सेल वो क्या है, खराब ना हो, डीजेनरेट ना हो, ठीक है। The inner wall of the pollen grain is called the intine. It is thin, ठीक है, ये क्या है, thin होती है, and continuous layer. Exine क्या थी, discontinuous layer थी, ठीक है, and made up of cellulose and pectin. किससे बनी हुई है, cellulose and pectin से. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे हम जनरली स्पोरोपोलेनिन के बारे में बहुत पढ़ते हैं ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बारे में हम बात ज़रूर करते हैं लेकिन कम बात करते हैं, इतना इम्पॉर्टेंस दे के बात नहीं करते। स्पोरोपोलेनिन के बारे में ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे के बात करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेलुलोस एंड पेक्टिन से, और कॉन्टिन्यूस लेयर होती है अपनी इंटाइन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे हम ध्यान नहीं देते हैं ना, जिस पार्ट में, वहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, इस चीज़ को याद रखना अगर हमने 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने हैं तो। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 cells, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 cells और 3 cells, तो द आंसर इज 2 cells. ये डिसीजन जब क्या है, पोलन ग्रेन डिसाइज हो जाता है अपने एंथर से या शेड हो जाता है, तब भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि 2 celled स्टेज होगा या 3 celled स्टेज होगा। 2 celled 60% में होगा, 3 celled रेस्ट मतलब कि 40% में होगा। लेकिन आपने ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसमें 2 cells ही होते हैं, the vegetative cell and the generative cell. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and large irregularly shaped nucleus. Food reserve है तो क्या होगा, vacuoles present होंगे, and large irregularly shaped nucleus, ठीक है। कौन सा होता है, irregular shaped nucleus होता है. Then the generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is a spindle shaped with dense cytoplasm. और generative cell का cytoplasm क्या होता है, dense होता है, ठीक है, and dense nucleus. nucleus क्यों dense होगा, क्योंकि generative cell ने आगे मेल गमीट फॉर्म करने हैं, और मेल गमीट फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस चाहिए होता है, ठीक है। और डेंस साइटोप्लाज्म क्योंकि आगे उन्होंने डिवाइड करना है, और डिवाइड करके भी सिंपल सेल नहीं बनाना, गमीट फॉर्म करना है, और जो गमीट होता है वो क्या है, आगे न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, तो वो उसमें अपना डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस में, तो वो प्रोमिनेंट होना चाहिए। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। देन अपने पास आ गया दैट पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सेवरल एलर्जीज, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज की, जैसे कि ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस इन सम पीपल, ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से बताएंगे हैं हमें, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो जाती हैं, ब्रोंकाइल अफ्लिक्शंस हो जाती हैं. इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थीनियम क्या है, जीनस है, स्पीशीज़ नेम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको यहाँ पे नहीं गिवन है, तो क्या है, पार्थीनियम और कैरेट ग्रास, ठीक है, जनरली हम उसे कैरेट ग्रास कहते हैं. दैट केम इनटू इंडिया एज कंटेमिनेंट विद इम्पॉर्टेंट वीट, ठीक है, हमारे इंडिया में एज कंटेमिनेंट आया, मतलब इंडिया के जो फसल थी या अपने प्लांट्स थे उनको क्या कर रहा था, कंटेमिनेट कर रहा था, क्योंकि इसके जो कैरेट ग्रास है उसके जो पोलन्स है वो क्या कॉज करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं. तो कंटेमिनेंट हमारे लिए क्या था, एक कंटेमिनेंट था ये, कौन, कैरेट ग्रास, क्योंकि ह्यूमंस को
पोलन एलर्जी कॉज कर रहा था। एनिमल्स को भी कर सकता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट में बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज कंटेमिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट। तो जब वीट को इम्पोर्ट किया था तो बाहर से फॉरेन लैंड से इंडिया में आ गए थे कैरेट ग्रास, हैज़ बिकम उबिक्यूटस इन अकरेंस एंड कॉजेज पोलन एलर्जी, ठीक है। Pollen grains are rich in nutrients. It has now become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. ठीक है, तो जब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जनरली हमने वेजिटेटिव सेल से ही मिलते हैं क्योंकि उसमें फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें यही जो न्यूट्रिएंट्स है जनरेटिव सेल से भी कुछ कुछ मिल सकते हैं, ठीक है। एंड ये एक फैशन बन गया है, हम इन्हें फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं एंड देन टैबलेट्स और सिरप्स की फॉर्म में आता है, ठीक है। एंड इससे परफॉर्मेंस एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की इंक्रीज़ होती है। ये मैंने आपको बताया था। ये क्या है, ये फ्रॉम इंग्लैंड है बी पोलन, जो ये वाला, और नेचुरल बी कलेक्टेड पोलन, ठीक है। किसने कलेक्ट किया है ये पोलन? हमने नहीं कलेक्ट किया, बी ने कलेक्ट किया था, तो बी का कलेक्ट किया हुआ पोलन हम ले आए, ठीक है। तो जैसे हम बी की कलेक्ट की हुई हनी ले आते हैं वैसे ही हम पोलन भी ले आए इन टाइनी गोल्डन पोड्स। टाइनी गोल्डन पोड्स क्या है? बी का हाइव, बी का छत्ता, ठीक है। एंड नेचुरल फूड फ्रॉम हनी बीज, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। देन यहाँ ये अपना लास्ट आज का पैराग्राफ है एंड एक बार हम पिस्टिल या फिर गायनोशियम के बारे में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, इंट्रोडक्शन कर लेंगे। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose the viability, ठीक है। उनका एक क्या होता है, वायबिलिटी पीरियड होता है। अगर उस टाइम में फर्टिलाइजेशन हो जाए उतना तो ठीक है, अगर नहीं हुई फर्टिलाइजेशन तो उसके बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन अक्कर ही नहीं हो सकती, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल एज द स्पीशीज़, ठीक है। जैसे हमने बात की थी राइस और वीट की जो होती है वायबिलिटी, वो 30 मिनट्स होती है ऑफ देयर रिलीज़। इस चीज़ को याद रखना है, रिलीज़ होने के बाद होती है ये पोलन वायबिलिटी वाला टाइम। एंड जो रोजेसी है जिसमें रोज़ आता है, लेगुमिनोसी है और सोलेनेसी है। लेगुमिनोसी में बीन्स आ जाएंगी, सोलेनेसी में पोटैटो और ब्रिंजल आ जाएगा। इसकी जो वायबिलिटी है पोलन्स की वो मंथ्स में होती है, ठीक है। और द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज़ हाईली वायबल and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे क्या है, इन्वर्सली डिपेंडेंट होता है। मोर इज़ द टेम्परेचर और मोर इज़ द ह्यूमिडिटी, लेस इज़ द वायबल टाइम पीरियड, ठीक है। You may have heard of storing semen, sperms of many animals including humans for artificial insemination, ठीक है। तो हम सीमेन को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं AI में। आप इसे 3rd चैप्टर में भी पढ़ोगे जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसमें भी हम बात करेंगे इसकी। एंड इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ फॉर ईयर्स तक हम इसे संभाल के रख सकते हैं। किसमें? एट लिक्विड नाइट्रोजन इन -196 डिग्री केल्विन, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया मोर इज़ द टेम्परेचर, मोर इज़ द ह्यूमिडिटी, लेस इज़ द वायबल टाइम पीरियड। और अगर हम ऑपोजिट कर दें, लेस इज़ द टेम्परेचर, लीस्ट इज़ द ह्यूमिडिटी, देन क्या होगा, जो वायबल टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा उनका। Such stored pollens can be used
used as pollen banks similar to the seed banks in crop breeding programs. seed banks कहाँ पे यूज़ होते हैं? क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। तो उसी तरीके से हम पोलन्स को भी यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को ग्रो करवाने के टाइम, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड इसमें अब हमने बात करनी है कल पिस्टल के बारे में। तो एक बार मैं आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे शो कर देती हूँ। यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर दिया ही नहीं है, तो जो हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं एक बार उसी को ही हम देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब ऑलमोस्ट सही लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहोगे? स्टिग्मा कहोगे। यहाँ पे अपनी क्या है? स्टाइल है। और ये क्या है? ओवरी है। ओवरी के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? ओव्यूल, ठीक है। ओवरी क्या होती है? फ्यूचर फ्रूट होती है। और ओव्यूल क्या होता है? फ्यूचर सीड होता है। फ्यूचर सीड। तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। एंड ओव्यूल के अंदर अपना एग प्रेजेंट होता है, ओवम प्रेजेंट होता है। एंड जब पोलन आता है तो यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। एंड देन वो किसके पास जाती है? ओव्यूल के अंदर जाती है एंड एम्ब्रियो सेक के अंदर जाती है, आप कह सकते हो, ठीक है। एंड क्या है? फर्टिलाइजेशन अकर होती है। ये सबसे बेसिक सा कंसेप्ट है। बाकी इसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी, जैसे प्लेसेंटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या है उसका काम, ओवरी, स्टिग्मा, ओवेरियन कैविटी आ गई, मल्टी कार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, एपोकार्पस, सिनकार्पस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इसके बाद यहाँ पे हमने ये डायग्राम्स देखनी है। यहाँ पे आप देखो, ये मैंने कितना वो बनाया था, लाइक जो अपना गाइनोशियम या पिस्टल बनाया था वो कितना शॉर्ट था। और यहाँ पे देखो कितना एलोंगेटेड स्टाइल है अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा देखो बहुत सारे एक ही स्टाइल से कनेक्टेड है। कई बार क्या होते हैं, एक स्टिग्मा एक स्टाइल से ही कनेक्टेड होता है, कई बार बहुत सारे स्टिग्मा एक स्टाइल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से है स्टिग्मा एंड यहाँ पे स्टाइल, देन अपने पास ओवरी, और ओवरी के नीचे क्या होता है? थैलेमस होता है, ठीक है। ये मैं आपको कंडीशंस पढ़ाऊँगी, ये कौन सी कंडीशन है जिसमें अलग अलग स्टिग्मा कनेक्ट होके एक स्टाइल के साथ ही कनेक्ट हो रहे हैं। और ये क्या है? ये अलग अलग इसके बाद अपने पास हम मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे। मेगास्पोरेंजियम, देन मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड ऑल अबाउट द gynoecium part of the flower. So thank you, that was all for today. Stay tuned, like, share and subscribe करना बिल्कुल मत भूलना। एंड लेवल अप व्लॉग्स आ रहे हैं अपने पास फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, एंड सून हम ले आएंगे किसके? हम ले आएंगे बायोलॉजी के भी लेवल अप व्लॉग्स जो हम चैप्टर कर रहे हैं। तो उसका आंसर ज़रूर दिया कीजिए आप कमेंट्स में। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और फिर हम थैंक यू एंड बाय बाय।